नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार पुलिस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट बुक था उसमें जो है देखिए सेट 1 में जो हमने देखा था उसमें टोटल 22 पेज जो था उसमें कवर किया गया है। सभी क्वेश्चन को 22 पेज में एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए 22 पेज इसलिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन को इतने डिटेल से बताया गया है कि उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो वो सारा जो है आपसे बन जाएगा, एक भी प्रश्न जो है आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखिए 15 क्वेश्चन तक जो हमने करा दिया था पार्ट 1 में, और ये जो है पार्ट 2 जो है वीडियो होने वाला है सेट 1 का। अब देखिए यदि हम चाहेंगे तो बस एक 30 मिनट से 25 मिनट के अंदर में पूरा एक सेट जो है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये सब सारा चीज़ जो है हमको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन छोड़ना जो है एग्ज़ाम के लिए जो है ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो इससे कवर हो जाएगा। यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो पूरी तरीके से क्या ख़त्म हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसके बाद एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आप बहुत अच्छे से कीजिए, एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, देखिए टोटल 22 पेज जो है इसमें दिया गया है। एक सेट में 22 पेज आप समझ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन के लिए पूरा का पूरा चैप्टर उठाकर यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक है, उसको भी हम एक एक करके देखते चले जाएंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है सेट 1 का पार्ट 1 में जो है 15 तक हमने क्वेश्चन करा दिया था एक्सप्लेनेशन के साथ सभी चीज़ को देखते हुए, और आज जो है 16 नंबर क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा की बात हो रही है, जुलाई 1946 में हुआ था। अब इसके बारे में देखते हैं कि संविधान सभा से रिलेटेड यदि प्रश्न आए तो कैसे बनेगा। चलिए वो देखते हैं। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। जुलाई 1946 में हुआ था। अब देखिए कैबिनेट मिशन योजना के मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार किया था। अब देखिए कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 6 जून 1946 को स्वीकार किया था कैबिनेट मिशन को, और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। यानी दोनों 1946 में ही दोनों किया था। हालांकि कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा का निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस 214 सामान्य स्थानों में से 208 स्थान प्राप्त किए। यानी 214 स्थान में से 208 स्थान प्राप्त किया कौन? कांग्रेस प्राप्त किया था। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किया था। यानी टोटल 78 मुस्लिम स्थानों में से मुस्लिम लीग को कितना मिला था? 73 मिला था, और कांग्रेस को 214 में से 208 जो है मिला। आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जितना आपको इसमें करवा रहे हैं उतना कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% श्योर जो है हो जाएगा। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी प्लस खान सर का इस पर हम करवाते हैं, उसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिए, आपका सिलेक्शन जो है कोई नहीं काटेगा। बस आप एक एक चीज़ को देखते चलिए, हर चीज़ को छोड़ना नहीं है, किसी भी चीज़ों को। ठीक है, चलिए कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। अब देखिए कांग्रेस को ये अगर आपसे पूछ दे कि कांग्रेस को किसका सिख में समर्थन कितना का मिला था, तो 4 सिख का समर्थन जो है कांग्रेस को मिला था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन। अब सिर्फ प्रश्न ये पूछ सकता है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन किया गया था कब? तो 2 सितंबर 1946 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में हुआ था। 2 सितंबर 1946 में 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन के माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 की ईस्वी तक बैठक में स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी एवं ब्रिटेन प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली लेबर पार्टी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली लेबर पार्टी थे। यानी कौन पार्टी से संबंधित थे? तो लेबर पार्टी से वो दोनों संबंधित थे। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से कौन हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के पद होते हैं उनको कौन हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के ये जो राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा प्रस्ताव पारित हो। देखो राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन
यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो तो। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जो हम देखते हैं, यानी व्याख्या देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से राष्ट्रपति हटा सकता है। चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ये जो है न्यायाधीश जो है पद से हटा सकता है यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो। संसद के दोनों सदनों द्वारा यदि प्रस्ताव पारित है तो ही राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है, अन्यथा नहीं हटा सकते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 124 के 5। अनुच्छेद 124 के 5 के तहत संसद जो है, संसद विधि द्वारा न्यायाधीश को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकता है। यानी 124 के 5 के तहत संसद विधि द्वारा न्यायाधीश को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध जो है कर सकती है। अगला है कि न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यह प्रस्ताव यदि लोकसभा से शुरू होती है, यह प्रस्ताव यदि लोकसभा से शुरू होती है तो 100 सदस्य के हस्ताक्षर अध्यक्ष को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है। यह प्रस्ताव यदि राज्यसभा से शुरुआत होती है तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर सभापति देने के बाद ही प्रस्ताव पेश होता है। यदि राज्यसभा में पेश होता है, देखिए लोकसभा में 100 व्यक्ति के द्वारा प्रस्ताव यदि किया गया है तब जाके लोकसभा में, और 50 सदस्यों के द्वारा राज्यसभा में किया जाएगा, तब होगा पारित। अब देखिए आगे देखते हैं न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव यदि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाए तो उसे राष्ट्रपति के पास जो है भेजा जाता है। अगला तत्पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश जारी करता है। अभी तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश वी रामास्वामी के संदर्भ में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो पाया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जो है जलती है? ये जो है हाइड्रोजन यानी H2। हाइड्रोजन यानी पॉप की, कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो हाइड्रोजन यानी H2, ठीक है। अब देखते हैं सभी गैसों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके। हाइड्रोजन यानी H2 गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। हाइड्रोजन गैस के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। हाइड्रोजन गैस आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व यदि आपसे पूछ दे तो कौन होगा? तो आवर्त सारणी का जो प्रथम तत्व होगा वो होगा हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन? तो हाइड्रोजन, जिसका संकेत H होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो H होता है, तथा परमाणु संख्या हाइड्रोजन का 1 होता है। परमाणु संख्या हाइड्रोजन का 1, परमाणु संख्या जो हाइड्रोजन का कितना? तो 1 होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन यदि आपसे पूछे तो भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं, अर्थात केवल एक प्रोटॉन होता है। अब देखिए यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। यानी न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसमें केवल एक प्रोटीन होता है। केवल एक क्या होता है? इसमें केवल एक प्रोटीन जो है होता है, केवल एक प्रोटीन होता है। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज किया था। हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज किया था। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ठीक है। हाइड्रोजन का उपयोग के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन का उपयोग अब देखिए हाइड्रोजन का उपयोग के बारे में देखते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में, वनस्पति जो घी होता है उसके निर्माण में जो है हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। द्रवित हाइड्रोजन किसके रूप में प्रयुक्त होता है? तो रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। द्रवित हाइड्रोजन, यही याद रखना है, ठीक है।
ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने में ईंधन के रूप में, ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए ही होता है। अब नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन एक रंगहीन, देखिए नाइट्रोजन एक रंगहीन है। नाइट्रोजन कैसा है तो रंगहीन। नाइट्रोजन रंग नहीं होता है, नाइट्रोजन का रंगहीन तथा गंधहीन है। गंध भी इसका नहीं होता, रंगहीन होता है। गंधहीन और रंगहीन होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि वो जो चिप्स होते हैं कुरकुरे वगैरह, तो उसमें जो है नाइट्रोजन गैस ही भरा जाता है, क्योंकि उनमें गंध नहीं होता है। ठीक है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के प्रमुख घटक का 78% पाया जाता है। जो पृथ्वी के वायुमंडल के कितना 78% यानी 78% जो है पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है यूरिया नामक कार्बनिक यौगिकों का प्रमुख अवयव है। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिकों का प्रमुख क्या है, अवयव है, जो यूरिया में 46% तक पाया जाता है। अब यूरिया में जो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है तो 46% नाइट्रोजन जो है यूरिया में पाया जाता है। जीवधारी नाइट्रोजन को पेड़ पौधे से प्रोटीन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जीवधारी पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को पेड़ पौधे से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी जीवधारी पौधे जो है नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग के बारे में अब देखते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग देखिए वायुयानों के टायरों में भरा जाता है। वायुयान के जो टायर होता है उसमें क्या भरा जाता है, उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। वायुयान के टायरों में क्या भरा जाता है तो नाइट्रोजन जो है भरा जाता है। क्रायो बैंक एवं XC2 संरक्षण में, क्रायो बैंक एवं XC2 संरक्षण में नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने में काम आता है। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाला तापमापी में भरने में काम आता है। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाला तापमापी भरने में काम आता है। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाला तापमापी में भरने में जो है काम आता है। अमोनिया के उत्पादन में होता है। अमोनिया के उत्पादन में होता है नाइट्रोजन का उपयोग। ठीक है, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए प्राणदायिनी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए कैसा है तो प्राणदायिनी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए प्राणदायी गैस है क्योंकि यह गैस जंतु जगत द्वारा श्वास के रूप में बाहर छोड़ी जाती है। अब जंतु जगत के द्वारा श्वास के रूप में छोड़ी कौन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। लिया कौन जाता है तो ऑक्सीजन जो है लिया जाता है। तथा पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 ग्रहण करता है। पौधे जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 क्या करता है, CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जो है लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03% है। वायुमंडल में इसकी मात्रा कितना है तो 0.03% है। 0.03% जो है 0.03%। आगे कि CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी। CO2 गैस जो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति यदि पूछ दे तो आपको याद रखना है कि अम्लीय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रकृति होती है कैसी, अम्लीय होती है तथा यह गैस चूने के जल को दुधिया कर देता है। देखिए चूने के जल को दुधिया कौन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है तो अम्लीय होता है। कैसा होता है तो अम्लीय होता है। CO2 का जलीय घोल कार्बनिक अम्ल कहलाता है। CO2 का जो जलीय घोल होता है कार्बोनिक अम्ल कहलाता है। CO2 का जलीय घोल कार्बोनिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं मीथेन के बारे में। मीथेन यानी CH4। मीथेन का जो सूत्र है क्या है तो CH4 है मीथेन का सूत्र। ठीक है, यह एल्केन श्रेणी CnH2n+2 CH4 है, आपको याद रखना है। यानी यहाँ 2 होगा, ठीक है, नहीं यहाँ 1 होगा। ठीक है, यहाँ 1 होगा यानी n का मान कितना, n का मान 1 है। इसका मतलब n का मान 1 रहेगा तब ना यहाँ 1 बैठेगा और यहाँ 2 × 1 + 2 यानी CH4 तब जाके होगा। ठीक है, अब देखिए तो सूत्र क्या होगा मीथेन का तो CH4 हो जाएगा। यह केन है, कीन नहीं है, आपको याद रखना है। एल्केन श्रेणी CnH2n+2 का प्रथम सदस्य होता है। प्रथम सदस्य क्यों, अगर n का मान 1 है तो प्रथम सदस्य, n का मान अगर 2 है तो दूसरा सदस्य और 3 है तो तीसरा सदस्य। प्राकृतिक गैस, बायोगैस इत्यादि के मुख्य अवयव मीथेन गैस होता है।
प्राकृतिक गैस हो या बायोगैस हो इत्यादि के मुख्य अवयव क्या होते हैं? तो मीथेन गैस होते हैं, मीथेन गैस होते हैं। क्या होते हैं? मीथेन गैस होते हैं, मीथेन गैस होते हैं, मीथेन गैस होते हैं। कोयले की खानों में मीथेन तथा वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है। अब देखिए कोयला का जो खान होता है उसमें मीथेन और वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है। कैसा भयंकर विस्फोट होता है? अतः मीथेन को फायर डैम्प भी कहा जाता है। अतः मीथेन को क्या कहा जाता है? तो फायर डैम्प भी कहा जाता है, फायर डैम्प। अतः मीथेन को फायर डैम्प भी कहा जाता है। मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन का जो उपयोग है किस रूप में किया जाता है? तो ईंधन के रूप में मीथेन का उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में मीथेन का उपयोग जो है किया जाता है, ईंधन के रूप में मीथेन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए अंडे की जर्दी कोलाइड कौन सा प्रकार है? अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो इमल्सन है। अंडे का जर्दी कोलाइड बोलेगा तो जर्दी कोलाइड तो इमल्सन का भाग है। अंडे का जर्दी कोलाइड का इमल्सन प्रकार है। अंडे की जर्दी कोलाइड इमल्सन का प्रकार है। इमल्सन 32% फॉस्फोलिपिड होते हैं। इमल्सन में 32% फॉस्फोलिपिड होते हैं। कितने प्रतिशत? 32%। अब देखिए कोलाइड विलयन क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड एक कैसा मिश्रण है? तो विषमांगी मिश्रण है कोलाइड। अब देखिए कोलाइडी के कणों का आकार कितना होता है? कोलाइडी कणों का जो आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, माइनस में होता है, इस बात को याद रखना। इतना छोटा होता है कि यह पृथक रूप से आँखों से नहीं देखा जा सकता, यानी इतना छोटा होता है कि यह पृथक रूप से आँखों से देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। कोलाइडी के कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा मार्ग को दृश्य बनाते हैं। कोलाइडी के कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा मार्ग को दृश्य बनाते हैं। मार्ग को क्या करते हैं? दृश्य बनाते हैं। जब कोलाइड के कण को शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठता है अर्थात अस्थायी होते हैं। जब कोलाइड के कण को शांत छोड़ दिया जाता है तब ये तल पर बैठते हैं अर्थात अस्थायी जो है हो जाते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं किंतु अपकेंद्रीय तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कोलाइडी दिए हैं, कोलाइडी के सामान्य उदाहरण देखिए। यहाँ देखिए परिक्षिप्त प्रवस्था, प्रक्षेपण माध्यम, प्रकार और उदाहरण जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ जो द्रव है, द्रव के लिए गैस, एरोसोल, कोहरा, बादल और कुहासा। कोहरा, बादल और कुहासा, एरोसोल। ठोस की बात करें, ठोस के लिए प्रक्षेपित माध्यम क्या है? तो गैस है। ठोस के लिए प्रक्षेपण माध्यम गैस है। प्रकार एरोसोल और उदाहरण जो है धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। गैस की यदि बात करें तो द्रव, फोम, शेविंग क्रीम। ठीक है, द्रव हो जाएगा इमल्सन, दूध फेस क्रीम। तो इससे पहले हम एक चीज़ के बारे में देख लेते हैं। यदि आप बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का संपूर्ण तैयारी जो है करने चाहते हैं तो इस बुक को आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, इसमें सभी सब्जेक्ट को जो है आपको इसमें कवर किया गया है। टोटल 9 बुक जो है आपको दिया जाएगा। ये बुक जो है 999 में बिहार पुलिस 2025 के लिए जो बैच लॉन्च किया गया है वो सारे बुक्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यदि आप लेना चाहते हैं तो आपके फ़ोन पर जो है 9 बुक जो है आपको भेज दिया जाएगा। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हैं 62 076 और 62 510 पर। तो देखिए अब हम जो है क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ठोस में यदि हम बात करें प्रक्षेपित प्रवस्था, ठोस के लिए द्रव, सोल और मैग्नीशियम, मिल्क और कीचड़ जो है हो जाएगा, मैग्नीशियम, मिल्क और कीचड़। ठीक है, गैस में यदि हम बात करें, गैस में प्रक्षिप्त और प्रक्षेपण माध्यम में तो ठोस हो जाएगा। प्रकार में फोम और उदाहरण के लिए फोम, रबर, स्पंज और प्यूमियस जो है इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? प्यूमियस। अगला कि द्रव हो जाएगा। उसके बाद ठोस, जेल, जेली, पनीर, मक्खन। ठोस में फिर से यदि हम देखें ठोस,
फिर ठोस और ठोस सोल, रंगीन रत्न, पत्थर और दुधिया जो है कांच हो जाएगा। नोट में दिया गया है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। अब इसका देखते हैं कि आयरन यानी लोहा का परमाणु प्रतीक क्या है। आयरन यानी लोहा का जो परमाणु प्रतीक है वो जो है क्या है। तो देखिए आयरन यानी लोहा का जो परमाणु प्रतीक होता है वो होता है Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है, Fe। अब देखिए इसके नीचे में जो है सारा एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करके पूरा का पूरा तत्व का जो है संकेत, प्रतीक और तत्व का नाम जो है यहाँ पर दिया गया है। इसको पहले जो है चलिए पूरा देखते हैं। देखिए एक तरफ है तत्व का नाम, इधर है प्रतीक और ये है तत्व का नाम, प्रतीक और ये है दोनों जो है एक साथ में दिया गया है। तो देखिए हाइड्रोजन की यदि बात करें तो हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो H होता है, हाइड्रोजन का H। हीलियम का He होता है, हीलियम का He होता है। लिथियम का Li होता है, लिथियम का Li होता है। बेरिलियम का Be होता है, बेरिलियम का क्या होता है? Be। बोरॉन का B होता है, बोरॉन का सिर्फ B होता है। कार्बन का C होता है, कार्बन का क्या होता है? कार्बन का C होता है, कार्बन का C होता है। देखिए कार्बन का C होता है। नाइट्रोजन की यदि बात करें तो N होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है? तो N होता है, नाइट्रोजन का N होता है। सल्फर का S होता है, सल्फर का S होता है, सल्फर का S होगा संकेत, ठीक है। और क्लोरीन का क्या होगा? क्लोरीन का Cl, क्लोरीन का Cl, क्लोरीन का Cl। पोटेशियम का K होता है, पोटेशियम का K, पोटेशियम का K होता है। कैल्शियम की यदि बात करें तो Ca, कैल्शियम का Ca, कैल्शियम का जो संकेत होगा वो होगा Ca, कैल्शियम का Ca। क्रोमियम का Cr होगा, क्रोमियम का Cr, क्रोमियम का Cr होगा, क्रोमियम का क्या होगा? तो Cr। मैंगनीज का Mn होगा ना कि Mg, मैंगनीज का क्या होगा? Mn होगा, मैंगनीज का Mn, मैंगनीज का। अब देखिए आयरन का अभी हम जैसे चर्चा किए तो आयरन का क्या होता है? तो आयरन का Fe होता है, आयरन का क्या होता है? आयरन का होता है Fe। कोबाल्ट का क्या होता है? CO होता है, कोबाल्ट का क्या होता है? कोबाल्ट का CO होता है, कोबाल्ट का होता है CO, कोबाल्ट का CO होता है। कोबाल्ट का क्या होगा? तो CO, कोबाल्ट का होगा CO, कोबाल्ट का क्या होगा? CO जो है कोबाल्ट का होगा। निकेल का क्या होगा? तो निकेल का Ni होगा, निकेल का क्या होगा? Ni, निकेल का Ni होगा। कॉपर का Cu, कॉपर का Cu, कॉपर का क्या होगा? Cu होगा कॉपर का क्या होगा? तो Cu होगा कॉपर का। जिंक जो है, जिंक Zn हो जाएगा, जिंक। अब देखिए ऑक्सीजन का O होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन का O हो जाएगा, ऑक्सीजन का O होगा। फ्लोरीन का F होगा, फ्लोरीन का क्या होगा? F होगा, फ्लोरीन का क्या होगा? F होगा, फ्लोरीन का F होगा। नियोन का Ne हो जाएगा, नियोन का क्या होगा? Ne, नियोन का Ne, नियोन का Ne हो जाएगा, नियोन का Ne हो जाएगा। सोडियम का Na यानी नाट्रियम, सोडियम का Na हो जाएगा, सोडियम का Na हो जाएगा। मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीशियम का क्या होगा? Mg, मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीशियम का Mg हो जाएगा। मैग्नीशियम का क्या होगा? Mg होगा मैग्नीशियम का। एल्युमिनियम का Al, एल्युमिनियम का Al हो जाएगा, एल्युमिनियम का Al। फास्फोरस का P हो जाएगा, फास्फोरस का क्या होगा? P हो जाएगा, फास्फोरस का P होगा। आर्गन का Ar हो जाएगा, आर्गन का क्या होगा? तो Ar, आर्गन का Ar हो जाएगा, आर्गन का Ar। आर्सेनिक का As, आर्सेनिक का As, आर्सेनिक का क्या होगा? As। ब्रोमीन का Br, ब्रोमीन का क्या हो जाएगा? तो Br, ब्रोमीन का Br, ब्रोमीन का Br हो जाएगा। और सिल्वर का Ag, सिल्वर का Ag, सिल्वर का Ag। आयोडीन का I, आयोडीन का I हो जाएगा, आयोडीन का I, 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 आयोडीन का I। बेरियम का Ba, बेरियम का Ba, बेरियम का Ba, बेरियम का Ba, बेरियम का Ba। गोल्ड का Au, गोल्ड का Au, गोल्ड का क्या होगा? तो Au होगा, गोल्ड का Au होगा, गोल्ड। मरकरी का Hg, मरकरी का क्या होगा? Hg जो है मरकरी का होगा, Hg किसका होगा? तो मरकरी का। रेडॉन मरकरी का Hg होता है, ठीक है। गोल्ड का Au होता है। बेरियम का Ba होता है, बेरियम का Ba, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, ठीक है। रेडॉन का क्या होगा? Rn, रेडॉन का Rn हो जाएगा, रेडॉन का Rn, रेडॉन का Rn हो जाएगा। पोलोनियम का क्या होगा? PO हो जाएगा, पोलोनियम का, पोलोनियम का क्या होगा? PO। अब देखिए अगला हम देखते हैं, जल में ऑक्सीजन का परमाणु संकरण अवस्था क्या है? जल में जो है, जल में ऑक्सीजन की परमाणु संकरण अवस्था क्या है? तो sp3 है, जल में sp3 है, परमाणु की ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए
जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था sp3 है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन परमाणु एक 2s और 3 2p, एक 2s और 3 2p, तीन 2p कक्षकों को मिलाकर 4 संकरण कक्षक बनाता है। ये संकरण कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के चारों ओर चतुष्फलकीय ज्यामितीय अवस्था में होती है, चतुष्फलकीय में होती है। ऑक्सीजन के बारे में अब थोड़ा जो है हम समझते हैं। जल का अणुसूत्र जो होता है H2O होता है। जल का अणुसूत्र क्या होता है? जल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है H2O। शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसे होता है? तो उदासीन होता है। शुद्ध जल जो है उदासीन होता है, अर्थात इसका pH मान 7 होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है अर्थात इसका pH मान कितना? तो pH मान जो इसका 7 होता है। pH मान जो इसका 7 होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयरन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। पानी का आयतन न्यूनतम किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, और अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे अधिक। जल के प्रकार के बारे में देखेंगे। कठोर जल यानी हार्ड वाटर, कठोर जल यानी हार्ड वाटर, यह साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करता है। कठोर जल साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करता। इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट व बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। क्लोराइड, सल्फेट व बाइकार्बोनेट जो है घुले होते हैं। मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर, मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर, यह साबुन के साथ आसानी से फेन उत्पन्न कर सकता है। मृदु जल फेन उत्पन्न करेगा, कठोर जल फेन उत्पन्न नहीं करेगा। यह जल पीने की दृष्टि से उपयुक्त होता है। मृदु जल पीने की दृष्टि से उपयुक्त होता है। जल की कठोरता के बारे में देखते हैं। जल की कठोरता, अस्थायी कठोरता, जल में अस्थायी कठोरता, यह कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फाइड लवण घुले रहने के कारण जो है होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट लवण घुले रहने के कारण जो है होता है। जल की अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाता है। अब देखिए अस्थायी कठोरता के बारे में देखते हैं। अस्थायी कठोरता, यह कठोरता उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण धुले रहने के कारण जो है होता है। जल की अस्थायी कठोरता उसे उबालकर दूर कर ली जाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसे उबालकर दूर जो है कर ली जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक जो है कौन है? तो ये कौन है? तो ये है राम कुमार। राम कुमार यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो राम कुमार हैं। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक राम कुमार। अब एक तरफ में रचनाकार है और उसके बाद रिपोर्ताज, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु, रिपोर्ताज मतलब फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो है ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, ठीक है। ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा किनके द्वारा? तो फणीश्वर नाथ रेणु। दोनों जल और नेपाली क्रांति कथा फणीश्वर नाथ रेणु। धर्मवीर भारती द्वारा युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती के द्वारा क्या? तो युद्ध यात्रा है जो है धर्मवीर भारती के द्वारा। रांगे राघव तूफानों के बीच कौन है? तो रांगे राघव के द्वारा तूफानों के बीच, और धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा। कन्हैयालाल मिश्र या प्रभाकर दोनों, ठीक है। छन बोले कन मुस्काए किसके द्वारा? तो कन्हैयालाल मिश्र। शिवदान सिंह चौहान किसके द्वारा? तो लक्ष्मीपुरा। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित जो है इसको करना है। यह है सूची 1 यानी मुहावरा, और सूची 2 जो है अर्थ है उसका। ये हमको क्या करना है? इसको क्लियर करना है, ठीक है। देखिए छाती पर मूंग दलने का अर्थ क्या होता है? छाती पर मूंग दलने का अर्थ
छाती पर मूंग दलने का अर्थ साथ रहकर परेशान करना, साथ रहकर परेशान करना, साथ रहकर परेशान करना। छाती पर मूंग दलना, साथ रहकर परेशान करना। छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखना यानी धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। छाती पर पत्थर रखना यानी धैर्यपूर्वक कष्ट को सहना। छाती पर पत्थर यानी धैर्यपूर्वक कष्ट को सहना। छाती पर सांस लौटना, छाती पर सांस लौटना। छाती पर सांस लौटने का अर्थ क्या है? तो ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना। ठीक है, अब एक बचा तो ये छाती ठोकना, इसका कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो इसको तभी हम ऊपर देख ही लिए। अब परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण मुहावरा और उसका अर्थ। डूबते को तिनके का सहारा। देखिए, डूबते को तिनके का सहारा, संकट में पड़े को थोड़ी मदद कर देना। डूबते को तिनके का सहारा मतलब संकट में पड़े को थोड़ी मदद कर देना, संकट में पड़े थोड़ी को मदद कर देना। अब देखिए, तिनके को पहाड़ करना, तिनके को पहाड़ करना, छोटी बात को बड़ी बनाना। तिनके को पहाड़ करना मतलब क्या होता है? तो छोटी बात को बड़ा बनाना, छोटी बात को बहुत बड़ा बनाना। दिन दूनी रात चौगुनी, दिन दूनी रात चौगुनी का अर्थ क्या है? दिन दूनी रात चौगुनी का अर्थ खूब उन्नति होना, खूब उन्नति होना। दिन दूनी रात चौगुनी मतलब खूब उन्नति होना। दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी मतलब निष्पक्ष न्याय। दूध का दूध और पानी का पानी का अर्थ क्या है? निष्पक्ष न्याय। गंगा लाभ होना, गंगा लाभ होना का अर्थ क्या है? गंगा लाभ होना मतलब मर जाना, गंगा लाभ होना मतलब मर जाना, गंगा लाभ होना मतलब मर जाना। कपास ओटना, कपास ओटना का अर्थ क्या है? सांसारिक काम धंधों में लगे रहना। कपास ओटना मतलब सांसारिक काम धंधों में लगे रहना। कमर कसने का अर्थ क्या है? कमर कसने का दृढ़ संकल्प करना। कमर कसने का अर्थ क्या है? दृढ़ संकल्प करना। कमर कसना मतलब दृढ़ संकल्प करना। नाक पर मक्खी ना बैठना, नाक पर मक्खी ना बैठना, नाक पर जो मक्खी ना बैठना। खड़े स्वभाव का होना, नाक पर मक्खी ना बैठना मतलब खड़े स्वभाव का होना। उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या है? अपना स्वार्थ साधना। उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ को साधना। उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ को साधना। एक आंख से देखना, एक आंख से देखने का अर्थ क्या है? समान भाव रखना। एक आंख से देखना मतलब समान भाव रखना, समान भाव रखना। एक आंख से देखना, समान भाव रखना। ओस के मोती, ओस के मोती का अर्थ क्या है? क्षण भंगुर। ओस के मोती मतलब क्षण भंगुर, ओस के मोती मतलब क्षण भंगुर। ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना मतलब इच्छापूर्वक किसी झंझट में पड़ना, इच्छापूर्वक किसी झंझट में पड़ना। ओखली में सिर देना मतलब इच्छापूर्वक किसी झंझट में पड़ना। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह नहीं है? समास विग्रह जो है इनमें से कौन है जो समास विग्रह नहीं है? तो देखिए, राज्यसभा राजा के लिए सभा, राज्यसभा मतलब राजा के लिए सभा, यह समास विग्रह सही नहीं है। राज्यसभा का समास विग्रह है राजा की सभा, राजा की सभा होता है। ठीक है, ए नंबर। अब देखिए, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जीव द्रव्य का नाम दिया था। डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जीव द्रव्य का नाम दिया। किसने दिया था? तो जेई पोरकिंजे ने दिया था, जेई पोरकिंजे ने। देखिए, जेई पोरकिंजे ने दिया था, जेई पोरकिंजे ने दिया था कोशिका में स्थित जैविक पदार्थों का द्रव्य। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। जेई पोरकिंजे ने सन 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया गया। जीव द्रव्य का क्या किया गया? जीव द्रव्य का नाम जो है दिया गया। जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा तसलसा परभासी वजनयुक्त व रंगहीन पदार्थ है। जीव द्रव्य एक कैसा है? जीव द्रव्य एक गाढ़ा तसलासा पारभासी वजनयुक्त और रंगहीन गैस है। रंगहीन गैस यानी इसका कोई रंग जो है नहीं होता। जीवों की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा ही होती है। जीवों की सारी जैविक क्रिया जो होती है किनके द्वारा होती है? तो जीव द्रव्य के द्वारा होती है।
अब देखिए, जिस कारण इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार यदि आपसे पूछे किसको कहा जाता है, तो जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार जो है कहा जाता है। अगला देखिए, जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव में कितना प्रतिशत भाग जल होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछने वाला बार बार जो है पूछा गया प्रश्न है ये। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। कितने प्रतिशत? 80%। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81 अनुपात जो है 19 होता है। यानी देखिए, जीव द्रव का अकार्बनिक और कार्बनिक पूछेगा तो 81 अनुपात 19, और कार्बनिक और अकार्बनिक अगर पूछेगा तो 19 अनुपात 81 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जीव द्रव का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। जीव द्रव जो है उसका 99% भाग किससे मिलकर बना होता है? जीव द्रव का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। जीव द्रव का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है। किन किन तत्वों से? देखिए, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। देखिए, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन जो होता है 10.5% होता है। कार्बन कितना प्रतिशत होता है? 10.5% होता है। हाइड्रोजन 10% होता है। नाइट्रोजन 2.5%, यानी 2.5% जो है होता है। सबसे ज़्यादा कौन होता है जीव द्रव में? ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन 76% होता है। कार्बन जो है 10.5% और हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5% जीव द्रव में जो है होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों में को यांत्रिक प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है? तो स्क्लेरेन कायमा। यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है? स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरेन कायमा यानी दृढ़ उत्तक। स्क्लेरेन कायमा यानी दृढ़ उत्तक नामक सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। पादप के भागों को कौन शक्ति प्रदान करता है? तो पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है? तो स्क्लेरेन कायमा यानी दृढ़ उत्तक। स्क्लेरेन का मतलब क्या? हिंदी में यदि दिया हो तो आपको यह याद रखना है, दृढ़ उत्तक होता है। ठीक है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। स्क्लेरेन कायमा यानी दृढ़ उत्तक लंबी संकरी कोशिकाएं होती है। लंबी और संकरी कोशिकाएं जो है होती है। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा लिग्निनी होती है। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा लिग्निनी होती है। अधिकांशतः यह मृत होते हैं। अधिकांशतः ये कैसे होते हैं? मृत होते हैं। इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। इनमें क्या नहीं होता? इनमें प्रोटोप्लास्ट जो है नहीं होता। नहीं होता है। स्क्लेरेन कायमा दृढ़ उत्तक मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। इनके उदाहरण जूट, पटवा होता है। इनके उदाहरण कौन है? तो जूट और पटवा जो है होता है। जूट और पटवा, इनके उदाहरण क्या है? तो जूट और पटवा, स्क्लेरेन कायमा। ठीक है। अब देखिए, उत्तक से संबंधित, एक तरफ उत्तक है, एक तरफ उत्तक से संबंधित क्या है? कार्य। एपिडर्मिस उत्तक के बारे में देखते हैं। एपिडर्मिस उत्तक क्या है? यह कोशिकाओं के एक परत द्वारा पौधे के बाहरी भाग को ढकता है। यह कोशिकाओं की एक परत द्वारा पौधे के बाहरी भाग को क्या करता है? ढकता है। पौधे के अब देखिए, जाइलम उत्तक की यदि ये बात करें हम, जाइलम उत्तक जल व खनिज लवणों को संवहन करता है। जल और खनिज लवणों को क्या करता है? संवहन करता है। कौन उत्तक? तो जाइलम उत्तक। ठीक है। यांत्रिक दृढ़ प्रदान करता है। उसके बाद यांत्रिक दृढ़ता कौन प्रदान करता है? जाइलम उत्तक यांत्रिक दृढ़ता भी प्रदान करता है। और जाइलम उत्तक क्या तक जल और खनिज लवणों का संवहन भी करता है। अब देखिए, फ्लोएम उत्तक की बात करें तो मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम उत्तक का क्या कार्य है? मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन, पत्ती के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो पौधे के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। यह काम किसका होता है? फ्लोएम का होता है। ठीक है। एपिडर्मिस का क्या होता है? यह कोशिकाओं के परत द्वार पौधे के बाहरी भाग को ढकता है। पौधे के बाहरी भाग को कौन ढकता है? तो एपिडर्मिस जो है पौधे के बाहरी भाग को ढकता है। ठीक है। जाइलम
और फ्लोएम संवहन उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम किस तरह का उत्तक है, तो ये आपसे पूछेगा कि जाइलम कौन सा उत्तक है, तो संवहन उत्तक है। फ्लोएम कौन सा उत्तक है, तो संवहन उत्तक है। नोट में आपको, हालांकि हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती, हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है, हरी पत्तियां भोजन को कैसे लेती है, ठीक है, तो स्टार्च के रूप में। हरी पत्तियां भोजन कैसे लेती है, तो स्टार्च के रूप में करती है, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में हरी पत्तियां भोजन जो है करती है। हरी पत्तियां भोजन को स्टार्च यानी मंड के रूप में संग्रहित करती है। हरी पत्तियां भोजन को स्टार्च के रूप में यानी मंड के रूप में जो है करती है। स्टार्च यानी मंड, वह भोजन जो पौधे के पत्तियों में जमा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च यानी मंड बोलते हैं, ठीक है। स्टार्च किसको बोलते हैं, वह भोजन जो पौधे के पत्तियों में जमा होता है, पौधे के पत्तियों में जो जमा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टार्च। अब देखिए स्टार्च के बारे में थोड़ा और देखते हैं। स्टार्च यानी मंड एक पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयाँ शामिल है। यह प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, यह प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, यह प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। यह प्रकाश संश्लेषण का कैसा उत्पाद है, तो अंतिम उत्पाद है प्रकाश संश्लेषण का। कौन, तो स्टार्च। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी रंग लाल रंग है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावी रंग कौन सा है, तो ये है लाल रंग। लाल रंग जो है सबसे अधिक प्रभावशाली रंग है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कृत्रिम प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी होती है, यानी कृत्रिम प्रकाश के द्वारा भी किया जा सकता है, मानव द्वारा निर्मित। 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं, कितने संस्थान हैं, तो 1600 कितना है, तो 1645। ये तो है करंट अफेयर्स है, ठीक है, करंट अफेयर्स है ये, लेकिन फिर भी चलिए इसको देख लेते हैं। 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक यानी यूनाइटेड नेशन एकेडमिक इम्पैक्ट 1665 संस्थान सदस्य एवं 156 देश सदस्य हैं, ठीक है। UNAI यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक प्रभाव उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति और अनुसंधान संस्थानों को संयुक्त राष्ट्र और एक दूसरे के साथ संरेखित करने का एक संयुक्त राष्ट्र पहल है। इसका गठन 18 नवंबर 2010 को किया गया था। इसका गठन कब किया गया था, तो 18 नवंबर 2010 को जो है इसका गठन जो है किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सतत विकास के बीच पारस्परिक संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में सहायता करना है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, सूचना का जो अधिकार है वो अधिनियम कब पारित हुआ, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ वो 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किया गया था। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में है। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में जो है इसको देखा गया। यह आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्तों से मिलकर बना है। यह आयोग मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्तों से मिलकर बना है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति यानी प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री सिफारिश पर करता है। अगला है राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को उनके पद से पदमुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को उनके पद से पदमुक्त जो है कर सकता है, पदमुक्त जो है कर सकता है। अगला कि भारत का मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे। वर्तमान में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था, तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है घोषित किया गया था 2023
2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। मोटे अनाज का वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भारत द्वारा लाया गया था। भारत द्वारा जो है लाया गया था। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष, यानी बहुत सारे वर्ष हैं जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए। उस वर्ष में क्या क्या चीज़ों को किया गया उसको देखते हैं। 2019 में भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 जो है 2019 देशीय भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2024 में राष्ट्रगानों कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 राष्ट्रगानों कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2025 क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2025 क्या है? क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दशक के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दशक 2022 से 32 तक जो है स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक है। 2022 से 32 यानी 22 से 32 तक स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। 21 से 30 तक संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस। 21 से 30 तक संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस। 19 से 28 तक नेल्सन मंडेला शांति दिवस। नेल्सन मंडेला शांति दिवस 19 से 28 तक है। 19 से 28 तक नेल्सन मंडेला शांति दिवस। 21 से 30 तक संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी दिवस। आए कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सी अनुपस्थिति होती है? लगभग सभी पादप कोशिकाओं में किसकी अनुपस्थिति जो है होती है? ये जो होती है तारकाय की अनुपस्थिति होती है। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो तारक काय जो है अनुपस्थित होता है पादप कोशिकाओं में। तारक काय यानी सेंट्रोसोम लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसे रचनाएं होती हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करती है। तारकाय की खोज बावेरी ने की थी। तारकाय की खोज किसने की थी? तो बावेरी ने की थी तारकाय की खोज। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। लवक यानी प्लास्टिड के 3 प्रकार होते हैं, हरित लवक, वर्णी एवं अवर्णी। लवक यानी प्लास्टिड के 3 प्रकार होते हैं, हरित, वर्णी एवं अवर्णी होते हैं। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर जो है कहा जाता है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। इसमें राइबोसोम जो है पाया जाता है। वर्णी लवक प्रायः लाल, वर्णी लवक जो होते हैं प्रायः लाल, पीले, नारंगी होते हैं। वर्णी लवक हमेशा जो है लाल, पीला, नारंगी होते हैं। यह पौधे के रंगीन भागों जैसे बीज, पुष्प, फूल भित्ति आदि में पाए जाते हैं। अवर्णी लवक रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है। जैसे जड़ों में भूमिगत तना। अब है रसधानियाँ यानी वैक्यूलस। कोशिका की निर्जीव रचना यह एक रसधानियाँ मतलब एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसमें टोनोप्लास्ट कहते हैं, जिसे टोनोप्लास्ट जो है कहा जाता है। किसका? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। जंतु कोशिका में यह अनेक छोटी होती है परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में जो होता है किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? तो बहुविभाजन जो है प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन द्वारा जनन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन द्वारा जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, बहुविभाजन, ठीक है, जिसमें एक ही जनक कोशिका से कई संतति उत्पन्न होते हैं। बहुविभाजन द्वारा जनन एस्च्यूरिया
क्लस्ट्रिडियम आदि में भी देखा जाता है। अब जो है मुकुलन के बारे में समझते हैं। अलैंगिक जनन के अन्य प्रकार के मुकुलन। इस विधि में एक ही स्थान पर कोशिका विभाजन के कारण एक कली या बहिर्गमन से नया जीव बनता है। उदाहरण खमीर, जेलीफिश या हाइड्रा जो होता है मुकुलन द्वारा। हाइड्रा या जेलीफिश या खमीर किसके द्वारा? तो मुकुलन के द्वारा। अब देखिए द्विविभाजन क्या होता है। द्विविभाजन, इस विभाजन में जनन कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। उदाहरण यदि देखें तो अमीबा जो है द्विविभाजन है। अमीबा क्या है? अमीबा है द्विविभाजन। पैरामीशियम क्या है? द्विविभाजन है। पैरामीशियम है द्विविभाजन और इत्यादि। ठीक है। पुनर्जनन की यदि हम बात करें, पुनर्जनन इस प्रक्रिया में कुछ जीव खोए हुए या कटे हुए शरीर के अंगों को प्रतिस्थापित या पुनर्स्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित या पुनर्स्थापित जो है करते हैं। उदाहरण की यदि बात करें तो छिपकली, तारा मछली और इत्यादि। पुनर्जनन कौन है? तो छिपकली, तारा मछली होता है। देखिए हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो हाइड्रा में मुकुलन में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। हाइड्रा में मुकुलन में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन जो है हो जाता है। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता मुकुलन में पर्यावरणीय कारकों के कारण जो है आनुवंशिक उत्पीड़न के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो है युक्त युग्मक द्वारा जो है होता है। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है। लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर जो है निर्भर करता है। सरीसृप वर्ग की कुछ प्रमुख विशेषताएं। इनका शरीर शुष्क शल्कयुक्त त्वचा से ढका रहता है। त्वचा रूखी होती है तथा इसमें ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचा या शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, लेकिन मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल में 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। 4 प्रकोष्ठ बना होता है। पहला क्या है? 4 प्रकोष्ठ जो है बना होता है। देखिए पहला नहीं, 5 नंबर देखते हैं हम। लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाएं जो पाई जाती है। निषेचन आंतरिक होता है। ये अंडोत्सर्जन जो है होता है। अब देखिए बच्चा खेल रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है? बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में जो है अपूर्ण वर्तमान। अब देखिए इसमें हम कितना कर दिए? इसमें 35 तक जो है हमने किया था। पहले किया था 15 तक और उसके बाद हमने क्या आज 20 प्लस किए यानी 20 किए। अब देखिए यहाँ से 1 घंटा होने को है। उस 15 क्वेश्चन जो हमने 42 मिनट के अंदर में किया था एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये जो है सेट 1 का पार्ट 2 वीडियो है। इसके बाद पार्ट 3 तक लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।